हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 2 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल और बहुत सारे क्विज आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम हिंदू के चारों एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल रहेगा वो है स्लो इम्प्रूवमेंट, उसके बाद अ रिवर्ट टू द मीन, एंड नेक्स्ट academia research and the glass ceiling in India, and in the last we will discuss the big picture takeaways from China's Taiwan drills। चलिए वन बाय वन चारों ही आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है स्लो इम्प्रूवमेंट, बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है वो भारत की जो इकॉनमी है उस पर आधारित है, और इसमें अभी हाल फिलहाल में एनएसओ द्वारा जो पहले क्वार्टर में जो हमारी जीडीपी है उसका ग्रोथ, उसके आंकड़े दिए गए हैं। बेसिकली उसका पूरा इर्द गिर्द ये पूरा आर्टिकल घूम रहा है। एनएसओ द्वारा जो अभी क्वार्टर वन के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जो हमारी जीडीपी है वो 13.5% से ग्रोथ कर रही है। अगर ये कोई आम समय होता तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव फिगर था। हालांकि अभी चूंकि ग्लोबल रिसेशन का एक दौर दुनिया उसकी तरफ बढ़ रही है, यूक्रेन रशिया वॉर से काफ़ी ज़्यादा जो एक्सटर्नल हमारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब इम्पैक्ट इससे कर रहे हैं। ऐसे में भारत से और ज़्यादा इवन हमारा आरबीआई 16.29 का फोरकास्ट आरबीआई द्वारा किया गया था फर्स्ट क्वार्टर के लिए, और दूसरी कई सारी एजेंसियां ये सब भी मिला के 15+% का ही सबने एंटिसिपेशन किया हुआ था। उसके कंपैरेटिवली जब फिगर 13.5% आता है, जो कि जितने भी फोरकास्ट से उनसे कम होता है, तो अब इस पे पूरा आर्टिकल घूम रहा है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले दूसरे कंट्रीज से भी भारत के आंकड़ों को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो इंडिया का जो क्वार्टरली फिगर है, क्वार्टर ग्रोथ है, वो 13.5% का इसमें पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं चाइना की, हमारे पड़ोसी देश, तो चाइना में 0.4% का ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रांस, एक मेजर यूरोपियन इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस में 0.5% का ये ग्रोथ है। अब यूएस की अगर हम बात कर देते हैं, यूएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूएस की इकॉनमी में 0.6% का डाउन ट्रेंड चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, -0.6%। और वहीं यूके की अगर हम बात करते हैं तो ये फिगर आ जाता है 0.1% का कॉन्ट्रैक्शन यूके भी शो कर रहा है। तो जब हम इन जो वर्ल्ड के जो मेजर इकॉनमी है इनसे जब कंपैरिजन करते हैं तो भारत का फिगर काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है। हालांकि अब बात हो रही है कि भारत को, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात हुई थी, उसके हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो अभी भारत को और तेजी से ग्रो करना होगा। ये फिगर 13.5 का क्वार्टरली ग्रोथ ये सफिशिएंट नहीं होगा। इवन मूडीज जैसी संस्था जो क्रेडिट एजेंसी है, वन ऑफ द मेजर क्रेडिट एजेंसी ऑफ द ग्लोब है, उसने भी पहले भारत का जो क्रेडिट इन्होंने जो ग्रोथ फोरकास्ट किया था ईयर लॉन्ग का, उसको भी इस जब एनएसओ का डेटा आता है तो उसके बाद अपनी थोड़ा सा भारत की वो रेटिंग उन्होंने कम कर दिया। अब इसमें यह भी बात हो रही है कि अब कई कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जब बात करते हैं तो जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा होटल, ट्रांसपोर्ट, इन सब में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की जब बात होती है तो प्राइवेट सेक्टर भी लगभग 2.4% लेस, जो पिछले क्वार्टर में उन्होंने एक्सपेंड किया था उससे 2.4% इस क्वार्टर में उन्होंने कम एक्सपेंडिचर किया हुआ है। इसके अलावा ये भी बात हो रही है कि गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात हो या फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो, वहाँ पर भी क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंकिंग देखने को मिली है। अब इसमें आगे ये भी बात कही जा रही है कि अब चूंकि मानसून पे भारत काफ़ी निर्भर करता है, यहाँ की कृषि, इस बार मानसून भी
काफ़ी ला नीना के प्रभाव से बहुत जगहों पर डिस्टर्ब चल रहा है। अब इससे कुछ जगहों पर फ्लड जैसी स्थिति बन गई, बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है, जिससे कि आने वाले समय में जो भी हमारे जो कृषि आउटपुट होते हैं वो इम्पैक्ट करेंगे। अब इससे जो ग्रामीण भारत है उस पर भी बुरा असर पड़ने की उम्मीद है। इन सब के अलावा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात एडवांस इकोनॉमी में की जा रही है, भारत का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है, जब बाहर की इकोनॉमी जब वहाँ पर श्रिंकिंग होगा, स्लो डाउन होगा, निश्चित तौर पर उन इकोनॉमी में डिमांड की कमी आएगी और ऐसे में वो जो भारत से इंपोर्ट करते हैं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। अब इन सब के बाद चूंकि अभी देखा जा रहा है कि रुपए की वैल्यू लगातार डॉलर से वो जब कंपेयर करते हैं तो इधर लगातार उसमें गिरावट देखने को मिलती है, और जब रुपए में डिप्रिसिएशन होता है तो निश्चित तौर पर जो एक्सपोर्ट होता है उसको बूस्ट मिलता है। पर अगर जो बाहर की कंट्री वहाँ की डिमांड की भी कमी हो जाएगी तो ये एक्सपोर्ट का जो बेनिफिट रुपये डिप्रिसिएशन से मिलने वाला था उससे भी भारत वंचित रह जाएगा। इन सब के अलावा आर्टिकल में लास्ट में कहा गया है कि जो आरबीआई है उसको फोकस करना होगा कि किस तरीके से जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल में वो रखे भारत के अंदर, और इस सब के साथ में जो कंजम्पशन है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट को इन सब बातों पर भी फोकस करना होगा। दोस्तों अब हम आज का नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है अ रिवर्ट टू द मीन। इस आर्टिकल में बात की गई है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इन्होंने अभी क्राइम इन इंडिया लेटेस्ट अपनी जो एनुअल रिपोर्ट ये निकालते हैं वो 2020 का इन्होंने रिपोर्ट निकाला है। अब इसमें 2021 की रिपोर्ट आई है। इसमें पूरा क्रक्स ये है कि कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं तो जो क्राइम है 2020 के मुकाबले 2021 में बढ़ गया है। बहुत सारे रीज़न है, चूँकि 2020 एक नॉर्मल ईयर नहीं था, पेंडेमिक था, कोरोना उस समय था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। ऐसे में चूँकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो क्राइम रेट है वो बहुत तेज़ी से उस साल नहीं बढ़ पाया था। उसके कंपैरिजन में 2021 की जब बात करते हैं, हालांकि इस समय पे भी जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना वायरस का वो काफ़ी ज़्यादा भारत में प्रभावी था, बावजूद उसके जो लॉकडाउन है वो फेज़ 1 जब आया था कोरोना का, उसके कंपैरेटिवली 2021 का जो लॉकडाउन था उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। अब इसमें ये भी बात कही जा रही है आर्टिकल में कि वॉयलेंट क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो हिंसक जो भी अपराध होते हैं उनकी मात्रा 2021 में बढ़ जाती है कंपैरेटिव टू 2020। इन सब के बाद अब हम बात, अगर औरतों पे होने वाले अत्याचारों की बात हो रही है तो उसमें 2021 में इजाफा देखने को मिलता है। घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, हिज रिलेटिव। अब ये जो औरतों के खिलाफ जितने भी जो क्राइम हो रहा है उसका 31.8% अकेले घरेलू हिंसा में उस क्राइम का परसेंटेज जा रहा है, जो कि हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो बढ़ने के ट्रेंड में है। 2020 में 30.2% था, जबकि 30.9 ये 2019 में था। ऐसे में इस बार 31.8 निश्चित तौर पर जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा है उनमें बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है। इन सब के बाद अगर हम स्टेट वाइज कंपेयर करते हैं, वायलेंट क्राइम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा असम में देखने को मिलता है। 76.6% हर 1 लाख जनसंख्या पे 76.6 जो वायलेंट क्राइम है इनकी संख्या असम में देखने को मिलती है, जबकि ये संख्या दूसरे नंबर पर दिल्ली जहां पर 57, पश्चिम बंगाल 48.7, और सबसे लोवेस्ट अगर हम वायलेंट क्राइम वाले स्टेट की बात करते हैं तो गुजरात, आंध्र और तमिलनाडु जैसे प्रदेश सामने आते हैं। इन सब के बाद एक बड़ा ही चौंकाने वाला और दहलाने वाला फैक्ट भी सामने आया है कि जो सुसाइड रेट हैं वो 2021 में बढ़ जाते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है चूँकि 2022 में कोरोना का दौर था। अब इसमें बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों ने अपने स्वजनों को खोया। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि लगभग जो मेजर रीज़न की बात कही जा रही है उसमें घरेलू जो समस्याएं होती, डोमेस्टिक प्रॉब्लम और बीमारियां। डोमेस्टिक प्रॉब्लम लगभग 1/3 जो मौतें जो सुसाइड हो रहे हैं उसका रीज़न डोमेस्टिक प्रॉब्लम बन के सामने आ रहा है, और लगभग 1/5 उसका हिस्सा बीमारियों की वजह से लोग अपना
सुसाइड करने पर विवश होते जा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर अगर लोगों की बात करते हैं तो जो मजदूर डेली वेजर होते हैं उनकी संख्या लगभग एक चौथाई बनकर सामने आती है, और उसके बाद जो हाउस वाइफ हैं वो लगभग 14% इस जो सुसाइड वाले जो जनसंख्या है उनका कॉम्बिनेशन हाउसवाइफ बनकर सामने आती है। अब इन सब में ये भी बात हो रही है कि जो पेंडेमिक की सीवियरिटी थी, अब इसमें बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है जो सुसाइड रेट बढ़ रहा है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जब डेल्टा फेज आता है तो WHO के मुताबिक जो दुनिया भर में जो मौतें हुई थी उनमें भारत में जो दूसरी लहर कोरोना की जब आई थी, जो डेल्टा फेज कहलाया था, उसमें जो भारत में होने वाली मौतें थी वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड वहाँ पे नोटिस हुई थी। हालांकि इसके बाद भी अब आगे बात करते हैं तो डिजिटल क्राइम की जब लास्ट में बात कही जा रही है, डिजिटल जो क्राइम है वो भी 5.9 लगभग 6% के आसपास 2020 से ये बढ़ जाता है। और डिजिटल क्राइम बढ़ने से एक दूसरा हम इससे निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि अब धीमे धीमे भारत में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या है वो डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर रही है। विशेष तौर पर ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर डिजिटल क्राइम की मात्रा और ज़्यादा बढ़ रही है, और ये एक सीधा सीधा सूचक ये भी है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण जो भारत के लोग हैं वो भी डिजिटल सेवाओं से जुड़ रहे हैं, अपनी लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान का प्रयोग कर रहे हैं। अब बेसिकली ये जो NCRB की रिपोर्ट है और ये सारे आंकड़े हैं वो भारत में बढ़ने वाले क्राइम की और सबका ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। इन सब के बाद में गवर्नमेंट और दूसरी जो एजेंसीज हैं किस तरीके से क्राइम को कंट्रोल करना है उस पर फोकस करने की बात आगे कही जा रही है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो अगला जो आर्टिकल है एकेडमिया रिसर्च इन द ग्लास सीलिंग इन इंडिया, बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। विशेष तौर पे जब कहीं पर एस्से की बात होती है, जेंडर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, जेंडर इनइक्वलिटी की बात हो, ऐसा कोई एस्से हो या मेंस का क्वेश्चन आता है इन सारे इश्यूज पे, तो उस पॉइंट से ये जो पूरा आर्टिकल है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल की शुरुआत एक छोटी से प्रसंग से होती है। 1933 की बात है जब CV रमन के अंडर में करनाल सोहनी, डॉक्टर CV रमन जो महान भारतीय वैज्ञानिक, इनके अंडर में करनाल सोहनी जी रिसर्च करना चाहते हैं तो शुरुआत में CV रमन जी मना कर देते हैं, और रीज़न जो सामने वो आता है वो सिर्फ यही रहता है क्योंकि ये महिला है, इस वजह से डॉक्टर CV रमन जैसे बुद्धिजीव भी उनको अपने अंडर रिसर्च फेलो में लेने से मना कर देते हैं। हालांकि बाद में चूंकि ये सत्याग्रह पे बैठ जाती हैं ऑफिस के सामने, तो इस शर्त पर उनको रिसर्च में लिया जाता है कि साल भर तक एनालाइज किया जाएगा, और यदि इनके रिसर्च में CV रमन जी को क्वालिटी वर्क दिखेगा, साथ ही साथ में इनकी प्रेजेंस से जो मेल फेलो रिसर्च वर्कर हैं उनके काम में कोई भी या उनके ध्यान में कोई भी भटकाव नहीं होगा, तब जाकर इनको एडमिट किया जाएगा। ऐसी ही बात 1937 में प्रोफेसर DM बोस के प्रसंग के रूप में सामने आती है जब बीभा चौधरी ये उनके अंडर में रिसर्च करना चाहती हैं, तब सेम सिर्फ और सिर्फ जेंडर फीमेल होने की वजह से इन्हें मना कर दिया जाता है। हालांकि ये भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहते हुए और बाद में एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये DM बोस रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन करती हैं, और बाद के दिनों में इनके जो बीभा चौधरी जी के जो काम रहते हैं कॉस्मिक रेज में, ये खुद में एक लेजेंडरी वर्क साबित होते हैं। सिर्फ भारत की बात ही नहीं करते हैं, अभी हाल में और बहुत पहले की बात नहीं, 2018 की बात, अभी कुछ ही वर्ष पहले की बात है, प्रोफेसर एलेजांड्रो स्ट्रूमिया बेसिकली पीसा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो कि सर्न जैसी संस्था में काम करते हैं जो स्विट्जरलैंड में है। एक वर्कशॉप के दौरान में एक ये भाषण जब वहाँ पर देते हैं तो बेसिकली इन्होंने कुछ भाषण ऐसा दिया था कि जो फिजिक्स है इसका इन्वेंशन और जो इसकी नींव रखी गई, इसको जो बिल्डअप किया गया, ये आदमियों द्वारा किया गया है। और बेसिकली आगे ये भी बात अपने जो स्पीच रहता है उसमें ये भी बात सामने उठा देते हैं कि जो फिजिक्स है उसमें आदमियों का काफ़ी रोल रहता है, और आदमियों का डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो आइडियोलॉजी की वजह से उनका डिस्क्रिमिनेशन का शिकार आदमी को होना पड़ता है। बाद में ये भी कहना चाहते हैं कि जो औरतें हैं फिजिक्स के फील्ड में वो मर्दों के मुकाबले लेस कैपेबल हैं। हालांकि सर ने इनकी
जो स्टेटमेंट थे, इनके जो प्रेजेंटेशन जो इन्होंने दिया था उसको हाईली ऑफेंसिव करार दिया और इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, कार्रवाई भी हुआ। और सबसे दुखद बात यह कहा जाएगा कि ये सारी घटना एक दिन पहले होती है और अगले दिन डोना स्ट्रिकलैंड, इनको फिजिक्स में ही नोबेल प्राइज मिलता है और लेज़र की फील्ड में इनका वर्क था और ये दुनिया की तीसरी महिला बनती हैं मैडम क्यूरी और गोपार्ट मेयर के बाद जिनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिलता है। इन तीनों ही प्रसंगों से आगे आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि जो महिलाओं के प्रति विज्ञान के फील्ड में बहुत सारे बायसनेस देखे जाते हैं, प्रायः ही वो धीमे धीमे समय के साथ अब बायसनेस काफ़ी कम हुए हैं। सरकारों द्वारा बहुत सारे इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसमें आगे ये भी बात आर्टिकल में हो रही है कि भारत सरकार की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम हायर एजुकेशन में, जैसे गति जैसे प्रोग्राम, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा किरण प्रोग्राम जिसमें नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, इन सब प्रोग्राम के द्वारा भारत सरकार इन जो विज्ञान आदि फील्डों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर लगातार प्रयासरत है। इन सब के अलावा बहुत सारे दूसरे भी प्रयत्न किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें कई बार जो ऐसी महिला साइंटिस्ट जो परिवार के दबाव में आकर अपने रिसर्च को छोड़ देती हैं, उनको रिसर्च न छोड़ना पड़े। क्रेशेस जैसी जहाँ पर जो माताएं हैं, ऐसी साइंटिस्ट, वो अपने छोटे बच्चों को वहाँ पर देखभाल के लिए रख सकें और अपने वर्क को कैरी ऑन कर सकें। ये छोटे छोटे जो सहयोग हैं सरकार द्वारा कई सारे प्रोग्राम के माध्यम से लगातार किए जा रहे हैं। इस आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो जब स्टेम की हम बात करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, तो इन सारे प्रयासों के बावजूद भारत की अगर पोजीशन दुनिया में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सामने आती है। यूनेस्को की डेटा के अगर हम अकॉर्डिंग की बात करते हैं तो भारत में जो दुनिया में जो सहभागिता जो औरतों की है स्टेम एरियाज में, उसमें वन ऑफ द लोवेस्ट परसेंटेज भारत में है। मात्र 14% जो फीमेल रिसर्च वर्कर हैं वो भारत में मर्दों के मुकाबले स्टेम एरियाज में पार्टिसिपेट करती हैं। हालांकि जो काफ़ी एडवांस्ड नेशन है उनके कंपैरिजन में जब इस हम आंकड़े को देखते हैं तो बहुत, चूंकि ऐसा नहीं है कि जो एडवांस नेशन है वहाँ पर औरतों को बहुत ज़्यादा सहभागिता है। जापान जैसे देश में मात्र 16%, नीदरलैंड में मात्र 26%, इवन यूएस में 27% और यूके में 39% ही महिला स्टेम फील्ड में सहभागिता करती हैं। कुछ बेहतर आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में 45% और साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, वहाँ पर 45%, क्यूबा में 49% महिलाओं की सहभागिता इन फील्डों में है। और हाईएस्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूनीशिया में 55% महिलाएं स्टेम फील्ड में वहाँ पर रिसर्च वर्क में कार्यरत है। अर्जेंटीना में 53%, न्यूजीलैंड में 52% ये आंकड़े आ जाते हैं। भारत की बात करते हैं, जब हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, ग्रेजुएट पॉपुलेशन की बात करते हैं स्टेम फील्ड में, तो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन महिलाओं की भारत में आती है, लगभग 43% आती है। पर उसके बाद पढ़ाई खत्म करने के बाद जब रिसर्च वर्क में जब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन करने की बात आती है तो ये आंकड़े घटकर मात्र 14% ही रह जाते हैं। अब इसमें यह भी बात हो रही है कि आगे चूंकि रिसर्च फील्ड में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी कम होती है तो ये स्वाभाविक है जो भी यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी होंगी वहाँ पर भी महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम रहेगी। अब इसमें भारतीय संस्थानों की जो उच्च जो एकेडमिक साइंस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनकी बात हो रही है। 7% इंडियन एकेडमिक साइंस में और इनसा इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में 5%, इसके अलावा 8% इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया नासी में महिलाओं की सहभागिता हायर फैकल्टी में देखने को मिल जाती है। एक रिपोर्ट की बात कही जा रही है तो 20% महिलाओं की सहभागिता सारे जो प्रोफेशोरियल पोजीशन होते हैं उसमें महिलाओं की सहभागिता मात्र 20% रहती है, जबकि पुरुषों की 80% जो एकेडमिक में जो पोजीशन होल्ड करते हैं वहाँ पर आ जाती है।
अब इसमें हम ये भी बात करते हैं जो भारत के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में, तो जितनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन होती जाती है वहाँ पर महिलाओं की सहभागिता हायर पोजीशन पर उतनी ही ज़्यादा घटती हुई देखने को मिल जाती है। आईआईटी मद्रास जैसे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो मात्र 314 प्रोफेसर में से 31 प्रोफेसर ही महिला हैं, जो कि आंकड़ा 10% के आसपास मिलता है। आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं तो 143 प्रोफेसर में से मात्र 25 महिला हैं, जो कि 17.5% के आसपास देखने को मिल जाता है। अब इन सब के अलावा अगर बात करें हायर पोजीशन में, जहां पर डिसीजन मेकिंग रोल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ये संख्या और ज़्यादा घट जाती है। यूजीसी में अगर हम बात करते हैं, एक सर्वे यूजीसी ने करवाया था, उसमें ये संख्या अगर यूनिवर्सिटी में हम बात करते हैं तो 13%, और जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अलावा 11% स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर देते हैं, 8% डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात कर देते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो इन सारे जो इंस्टीट्यूशन में वाइस चांसलर की बात करते हैं जो कि फीमेल हो, इनकी संख्या पुरुषों के मुकाबले बेहद कम देखने को मिलती हैं। और हम आईआईटीज़ की अगर बात करते हैं तो सिर्फ आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली में जो गवर्निंग बॉडी होती है उसमें वुमेन मेंबर है, और जो अन्य जो आईआईटी जैसी संस्थाएं वहां पर गवर्निंग बॉडी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसमें आगे ये भी बात कही जा रही है कि कंपैरिजन जब होता है कॉरपोरेट सेक्टर से तो ये आंकड़े बिल्कुल ही उलट देखने को मिलते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में भारत में महिलाओं की जो भागीदारी है वो हायर या सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में करें तो 39% के आसपास मिलती है, जो कि दुनिया में जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी ज़्यादा भारत में है। वहीं वुमेन सीईओ की बात करते हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनी में आती है वो 15% है, और इसके अलावा बोर्ड मेंबर की बात करते हैं तो वो भी 2022 में लगभग 20% के आसपास देखने को मिलता है, जो कि 2016 में 15% के आसपास था। इसके रीजन के तौर में यह बताया जा रहा है कि सबसे पहली बात, जो सिलेक्शन और प्रमोशन का जो प्रोसेस होता है प्राइवेट सेक्टर में वो बेसिकली कॉम्पिटेंस और मेरिट बेस होता है। इसके बाद ये भी बात हो रही है कि जो औरतों को वर्कफोर्स में इनकरेज करने की जो बातें हैं कि उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, वहाँ पर जो गवर्नमेंट द्वारा अभी जो भी स्कीम्स, चाहे वो गति स्कीम हो, किरण स्कीम की बात कही जा रही हो, क्रेश स्कीम की, तो जो अभी गवर्नमेंट द्वारा शुरू की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पहले से ये सारे प्रयास होते रहे हैं। चाहे वो वुमेन की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्लेक्सी वर्किंग आर्क टाइम की बात कही जाए, इसके अलावा कुछ ब्रेक लेने के बाद फिर से वर्कफोर्स को ज्वाइन कर लेने की बात हो जाए, कुछ वुमेन स्पेसिफिक सेक्शन की बात कही जाए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वुमेन सब कुछ सारे काम को वुमेन ही देखेंगी। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम है वो वुमेन पार्टिसिपेशन को प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी बूस्ट करती हैं। अब लास्ट में आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि औरतों के एम्पावरमेंट को काफ़ी बल देना होगा सरकार के द्वारा, क्योंकि 2047 जो कि हमारी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ रहेगी, और उसमें ये भी बेहद ज़रूरी है कि ये अचीव तभी हो पाएगा जब पूरे के पूरे माइंडसेट को चेंज किया जाए। माइंडसेट को चेंज किया जाए कि जो औरतें हैं वो हर क्षेत्र में, और विशेष तौर पे अगर हम स्टेम फील्ड की बात करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैथमेटिक्स जैसे फील्डों की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो वुमेन हैं वो बिल्कुल जो मेल पॉपुलेशन है उनके बराबर उनकी कैपेबिलिटी है। तो सबसे बड़ी बात है पूरे माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि 2047 तक जो भारत है वो वुमेन पावर का बेहतर इस्तेमाल कर सके। दोस्तों लास्ट आर्टिकल में आज बात हो रही है द बिग पिक्चर टेक अवेज फ्रॉम चाइना ताइवान ड्रिल्स। बेसिकली इस आर्टिकल में अभी हाल फिलहाल में नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद दोनों ही कंट्री चाइना और ताइवान अपना एक्सटेंसिव ड्रिल करते हैं, जिसमें चाइना की जो ड्रिल होती है ताइवान के इर्द गिर्द वो उनके इतिहास में सबसे बड़ी ड्रिल रहती है। और अपने ड्रिल में ये चाइना द्वारा ताइवान को चारों तरफ से घेर के जो टारगेट थे उसको सेट कर दिया गया था, और मिसाइल मेनलैंड से उन टारगेट पे गिराया जा रहा था, और ताइवान को एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा था कि आप हमारी गिरफ्त में हैं, और नैन्सी पेलोसी की जो वेलकम विजिट आपने कही थी उसका जो आपको उसका नुकसान है वो आपको भविष्य में झेलने के लिए तैयार रहना होगा। और साथ ही साथ में जो वेस्टर्न
पावर थी, स्पेसिफिकली बात कर रही जाए यूएस, तो उसको भी क्लियर कट एक मैसेज चाइना ने भेजा था, साथ ही साथ में अपनी जो पावर थी उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। और ताइवान को भविष्य में चाइना उसको ऑक्यूपाई करना चाहता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा ड्रिल चाइना ने उसको अपना एग्जीक्यूट किया था। अब आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही, चाइना के कैपेबिलिटी की बात कही जा रही। तो बेसिकली जो ड्रिल द्वारा चाइना ने अपनी एयर कैपेबिलिटी इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली शो किया था। कैपेबिलिटी उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो रोटेटरी, चाहे वो रोटेटरी पावर की बात हो या फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की बात हो, जबकि ताइवान का जब इन्वेजन करना होगा तो ये दोनों ही तरह के जो लड़ाकू विमान हैं और जो हेलीकॉप्टर हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। अब इसके बाद मिसाइल कैपेबिलिटी का भी चाइना ने एक्सटेंसिवली वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया था, और साथ में जो जॉइंट लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फोर्स थी, इन तीनों कैपेबिलिटी का इस पूरे ड्रिल में चाइना ने एक्सटेंसिवली सपोर्ट किया था। अब इसमें आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जो ये ड्रिल होता है ये बेसिकली चाइना का जो ईस्टर्न थिएटर कमांड होता है ये इस ड्रिल का रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि जो सदर्न थिएटरल जो कमांड होता है उनको भी हाई अलर्ट पे रखा गया था इस ड्रिल के दौरान, जो कि क्लियर कट एक तैयारी की तरीके से चाइना कर रहा था कि जब ताइवान को हम इन्वेजन करेंगे तो हमको बिल्कुल उसी तरीके से इस ड्रिल को एग्जीक्यूट करना होगा कि सारे ही इजी गोइंग जो भी चाइना चाह रहा है वो काम हो जाए। अब चाइना की एयर पावर की बात करते हैं तो चाइना की जो हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो वो आज के समय में दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं वो चाइना के पास है। इवन जो अमेरिकन वेरिएंट हैं जिनकी कई बार चाइना कॉपी करके अपने हेलीकॉप्टर को चाइना ने डिज़ाइन किया है, वो लगभग जो यूएस के ओरिजिनल कॉपी है उनके जितने ही बेहतर और उतने ही जितने लीथल चाइना के पास हेलीकॉप्टर आज के समय पे हैं। इसके अलावा ये भी आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जो धीमे धीमे जो एविएशन ब्रिगेड है चाइना का, जो पीपल लिबरेशन आर्मी का, वो काफ़ी स्ट्रेंथ वो गेन कर रहा है, बट अभी भी वो ऑप्टिमल अपने पीक पर नहीं पहुंचा है। उसको बिल्कुल व्यवहारिक करने में, टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल करने पर लगभग अभी कुछ दशक की और दूरी है। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही, मिसाइल स्ट्रेंथ की बात कही जा रही, तो बेसिकली चाइना ने ज़्यादातर जो डीएफ क्लास, डोंगफेंग क्लास की मिसाइल का इस्तेमाल किया था इस ड्रिल में। अब इसमें ये भी बात आगे आर्टिकल में कही जा रही है कि चाइना की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, जो पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है, उन्होंने एक्सटेंसिवली जो इस बात का ध्यान में रखते हुए पूरी ड्रिल को अपनाया था कि जब उनके रॉकेट ऊपर से जाते हैं तो चाइना के जो ताइवान के जो भी डिफेंस वहाँ पर डिफेंस जो भी इक्विपमेंट लगे होंगे, जो एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर लगे होंगे, उनको किस तरीके से पछाड़ना है, उनके बिना गिरफ्त में आए हुए अपने ऑपरेशन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, इन सब का ध्यान रखते हुए जो रॉकेट फोर्स था उसका भी इस्तेमाल किया गया था। इन सब के अलावा बेसिकली अमेरिका को भी एक संदेश देना मुख्य बिंदु था, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना, मिसाइल फोर्स हो चाहे एविएशन फोर्स हो, सब तरीके से चाइना अपना प्रदर्शन करना चाहता था अपनी स्ट्रेंथ का। अभी इसके बाद में ये भी बात कही जा रही है कि लॉजिस्टिक एंड पे बात करते हैं तो बेसिकली लॉजिस्टिक एंड पे भी चाइना ने इस ड्रिल में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था, और जब तक लॉजिस्टिक एंड पे भी चाइना बहुत ज़्यादा मजबूत इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, जहाँ पर स्पीड का और सटीकता का, प्रिसिशन का और एफिशिएंसी का, तीनों का ही बेहतर कॉम्बिनेशन चाइना नहीं शो कर पाएगा, तब तक ताइवान को चाइना नहीं हड़प सकता। अब लास्ट में ये भी बात आर्टिकल में कही जा रही है कि बेसिकली जो ये ड्रिल कंडक्ट चाइना द्वारा किए गए थे, ये पार्शियल डेमोन्स्ट्रेशन किया था अपनी मिलिट्री पावर का चाइना ने। अभी आगे ये भी बात कही जा रही है कि थोड़ा सा कुछ समय की चाइना को और समय की आवश्यकता है, जिसमें ये प्रॉपर फिर से अपने सारे जो भी पावर है, टेक्नोलॉजी है, उस पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर सके। और इन सब के अलावा ऐसी बहुत सारी ड्रिल बैक टू बैक चाइना को एग्जीक्यूट करना होगा यदि वो ताइवान को कब्जा करना चाहता है, और जो अमेरिकन इंटरवेंशन होगा
ऐसे किसी भी संभावनाओं को नकारना चाहता होगा तो भविष्य में चाइना को ऐसी कई सारी डील करने की और ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।